बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हमने मुख्तसरन इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ लिया था। आज हम उसी टॉपिक को प्रोसीड करेंगे और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एक अहम टेक्निक जिसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग को समझने के लिए हमने इसको दो स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया है। पहला स्टेज जो है इस प्रोसेस की, वो है इस प्रोसेस की रिक्वायरमेंट्स, और दूसरा जो स्टेप है उसको हम कहते हैं मैकेनिज्म। यानी इन दोनों स्टेजेस के अंदर हम इस प्रोसेस को सीखने की कोशिश करेंगे। अब रिक्वायरमेंट्स वो चीजें हैं जो कि इस प्रोसेस में हमें जरूरत होती है। अब यहाँ पे चार मेन चीजें हैं जो कि इस प्रोसेस में हमें जरूरत होती है। उनमें से पहला जो रिक्वायरमेंट है उसको हम कहते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये है कि जिस जीन के अंदर, जिस खुसूसियत के अंदर हम चेंज लेके आना चाहते हैं। दूसरे नंबर पर हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी स्पेसिफिक वेक्टर की, जो कि आमतौर पर हमारे पास है प्लाज्मिड। तीसरे नंबर पर जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो एंजाइम्स हैं। स्पेसिफिक एंजाइम्स यहाँ पे हमें रिक्वायर होती हैं जो कि इस प्रोसेस के अंदर हमारी हेल्प करती हैं, तो स्पेसिफिक एंजाइम्स। और चौथे नंबर पर हमारे पास जो है एक सिस्टम चाहिए होता है जो कि हमारे इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक्सप्रेस करता है, उसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन सिस्टम। ये चार जो है हमारी रिक्वायरमेंट है। अब पहली रिक्वायरमेंट की तरफ जाते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की जीनोम से हासिल कर सकते हैं या इसको हम दो और तरीकों से हासिल करते हैं। तो चलते हैं पहला जो टर्म है उसकी तरफ, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट की तरफ चलते हैं। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट हम कैसे हासिल कर सकते हैं? तो जीन ऑफ इंटरेस्ट हम तीन तरीकों से हासिल कर सकते हैं, थ्री वेज। अब थ्री वेज क्या है? अब इन थ्री वेज में पहला जो वे है कि जिसके जरिए से हम जीन ऑफ इंटरेस्ट हासिल कर सकते हैं वो ये है कि इसको हम आर्टिफिशियली जो है वो सिंथेसाइज कर सकते हैं। आर्टिफिशियली सिंथेसाइज हम कैसे कर सकते हैं कि एक मशीन होता है जिसको हम सिंथेसाइजर कहते हैं, डीएनए सिंथेसाइजर। अब डीएनए सिंथेसाइजर जो है ये एक मशीन है, और ये मशीन जो है इसके अंदर हम क्या करते हैं, न्यूक्लियोटाइड डाल के खास किस्म का जो जीन है, हमारा जीन जो है उसका एक सीक्वेंस है। सपोज यहां से लेकर यहां तक हमारा ये जीन जो है इसके अंदर हमें न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस का जो है वो पता है कि यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड जो है इस तरह का सीक्वेंस जो है इसका मौजूद है। अब इस सीक्वेंस को के मुताबिक जो है हम क्या करते हैं, इस मशीन के अंदर जो है वो न्यूक्लियोटाइड ऐड करते हैं, और ये हमारे लिए जो है ये जीन जो है इस तर्ज का बना देता है। तो एक तरीका हमारे पास ये है कि आर्टिफिशियली वेट्रो कंडीशन में हम इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत लंबा जीन जो है हम जो है क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस है। इसलिए लंबा जीन जो है इसको तैयार करने में टाइम भी ज़्यादा लगता है, और इसके अंदर जो है मॉडिफिकेशन भी आ सकती हैं। तो इसलिए ये जो प्रोसेस है ये स्मॉल जीन के लिए ज़्यादा सुटेबल है, जबकि लार्ज जो जीन है उसके लिए सुटेबल नहीं है। दूसरा जो तरीका है कि दूसरा जो रास्ता है जिसके जरिए से हम जीन ऑफ इंटरेस्ट हासिल कर सकते हैं वो है रिप्लिकेशन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के जरिए से हम हासिल करते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का क्या मतलब है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ये है कि ये एक सेल है, इस सेल के अंदर हमारे पास ये एक जीन है। सपोज ह्यूमन बीइंग हम तस्वर करते हैं, और ह्यूमन बीइंग के अंदर यहाँ पे ये एक जीन मौजूद है, और ये जो जीन है इस जीन का नाम है इंसुलिन जीन। सपोज यानी ये इंसुलिन प्रोटीन के लिए ये जीन जो है मौजूद है।
अब ये जीन जो है इंसुलिन प्रोटीन जो है वो कैसे बनेगा? तो सबसे पहले ये जीन जो है ये एक आरएनए बनेगा जिसको हम एमआरएनए कहते हैं। तो सेल के अंदर ये एमआरएनए बनेगा और ये एमआरएनए आगे जाके राइबोसोम्स के अंदर जो है ट्रांसलेट होके हमारे लिए इंसुलिन प्रोटीन जो है वो बना देगा। यानी यहाँ पे ये ट्रांसलेशन के बाद जो है इंसुलिन बनाएगा। लेकिन पहले ये जीन जो है एमआरएनए बनेगा। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है कि जब यहां पे डीएनए से यानी जीन से आरएनए बनता है, इसका अपोजिट हम कर दें, यहां पे एमआरएनए से वापस ये जीन बनाए, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हम कैसे कर सकते हैं? खास किस्म के एंजाइम हैं जिसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब ये एंजाइम हम खास किस्म के वायरसेस है जिसको रेट्रोवायरसेस कहते हैं, उनसे हासिल करते हैं और एमआरएनए को वापस जो है उस डीएनए में कन्वर्ट कर देते हैं, उस जीन में कन्वर्ट कर देते हैं। उस प्रोसेस को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। यानी ये प्रोसेस यहां से अपोजिट कर देते हैं और ये वाला जीन जो है वो हासिल कर देते हैं। सेल से ही हमने ये आरएनए हासिल कर दिया और दोबारा इस आरएनए को जो है हमने डीएनए में कन्वर्ट कर दिया। तो ये प्रोसेस है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जो कि हम वेट्रो कंडीशन में करते हैं और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स के जरिए से करते हैं। तीसरा जो स्टेज है, तीसरा जो जरिया है जिसके जरिए से हम जीन ऑफ इंटरेस्ट हासिल कर सकते हैं, वो तीसरा जरिया है डायरेक्टली कट फ्रॉम द जीनोम। अब खास किस्म के एंजाइम होंगे और उन एंजाइम्स को हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं। अब हम आरएनए को यहाँ पे ट्रीट नहीं करते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे इस जीनोम से जो है, यानी जीनोम से कैसे हासिल करेंगे? इस जीनोम को जो है ये पूरी का पूरा जीनोम जो है सेल के अंदर इसको बाहर निकाल देंगे या सेल के अंदर ही ट्रीट कर सकते हैं। और इस जीनोम के अंदर ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है सपोज, तो इसको हम खास किस्म के एंजाइम्स हैं जिसको हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कहते हैं, उसके जरिए से यहां से कट लगाएंगे, यहां से कट लगाएंगे और यहां से जीन जो है इसको अलहदा कर देंगे। तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट तीसरा जो तरीका है वो हम डायरेक्टली कट फ्रॉम जीनोम। जीनोम पूरी का पूरा जो ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लिक एसिड है उसको कहते हैं और उससे जब हम जीन काटते हैं उसको हम कहते हैं डायरेक्टली कट जीन फ्रॉम जीनोम। ये तीसरा तरीका है और इस तरीके में हम क्या करते हैं? खास किस्म के एंजाइम्स इस्तेमाल करते हैं और उन एंजाइम्स को हम कहते हैं एंडोन्यूक्लियोसिस या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो हैं एंडोन्यूक्लियोसिस। ये एंजाइम जो है एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम जो है ये हमारे लिए डीएनए को काट देते हैं। तो ये 3 वेज हैं, 3 रास्ते हैं जिसमें हम जीन ऑफ इंटरेस्ट हासिल कर सकते हैं। अब जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। दूसरा जो स्टेप है वो है हमारे पास, यानी बी स्टेप जो था वो हमारा था वेक्टर, और वेक्टर हमारे पास क्या है? प्लाज्मिड। अब ये प्लाज्मिड है क्या? प्लाज्मिड हमारे पास स्मॉल सर्कुलर डीएनए है जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होते हैं। यानी ये एक बैक्टीरिया सेल है, इसके अंदर एक डीएनए जो है वो क्रोमोसोम वाला होगा, दूसरा जो है वो क्रोमोसोम के बगैर होगा जिसको हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहते हैं। अब ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो है ये बैक्टीरिया के अंदर होता है। पहली बात तो ये है कि ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। दूसरी जो खुसूसियत इसकी ये है कि ये क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है, यानी इसका इन्हिसार क्रोमोसोम्स के ऊपर नहीं होता, इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट। तो पहली बात कि ये वेक्टर जो है इसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। आमतौर पर जो वेक्टर हम इस्तेमाल करते हैं वो प्लाज्मिड होता है और प्लाज्मिड जो है ये क्या है? ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जो कि सर्कुलर फॉर्म में है, ज्यादातर सर्कुलर फॉर्म में होता है लेकिन अक्सर लीनियर फॉर्म में भी हो सकता है। और ये इंडिपेंडेंट होता है, यानी इसका डिपेंड क्रोमोसोम्स के ऊपर नहीं होता रिप्लिकेशन के लिए या दूसरे जो एक्सप्रेशन है उसके लिए। तो प्लाज्मिड की तरफ जाते हैं
तो पहला जो सोर्स है कि प्लाज्मिड हम हासिल कहां से कर सकते हैं, तो मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया हैं, थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट प्लाज्मिड उनके अंदर जो है वो मौजूद होते हैं, तो डायरेक्ट हम बैक्टीरिया से जो है इसको हासिल कर सकते हैं। पहली बात तो ये। अब प्लाज्मिड के अंदर खुसूसियात हैं, उन खुसूसियात की वजह से ये जो है बेस्ट वेक्टर का काम करते हैं, यानी एक जीन को जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको एक जगह से दूसरी जगह, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक लेके जाने में मदद करता है। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर चंद खुसूसियात है। वो खुसूसियात क्या है, तो उनकी तरफ चाहते हैं। वो खुसूसियात, पहला जो खुसूसियत है कि वेक्टर जो है इसके अंदर मल्टीपल क्लोनिंग साइट होते हैं, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होते हैं। मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स का मतलब क्या कि ये हमारे पास एक प्लाज्मिड है। अब इस प्लाज्मिड के अंदर, यानी डबल स्ट्रैंड प्लाज्मिड है, अब इस प्लाज्मिड के अंदर एक रीजन ऐसा होता है जहां पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो कट लगाते हैं। अब यहाँ पे एक एंजाइम लगा सकता है, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा। अब यहाँ पे क्लोनिंग साइट का मतलब कि यहाँ पे जितनी भी कट लगेंगे उन ही कट के अंदर जो है हम दूसरा जो पार्ट है वो इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था, ये हम यहाँ पे अगर कट लगे तो यहाँ पे भी एंटर कर सकते हैं, यहाँ पे भी एंटर कर सकते हैं, यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अब हमारे पास कई ऑप्शंस हैं कि कई जगह हैं इस रीजन के अंदर जहां पे हम जो है अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इंसर्ट कर सकते हैं, और ये जो साइट्स हैं इनको हम मल्टीपल क्लोनिंग साइट कहते हैं, क्योंकि ये हमारा जीन जो है उसको क्लोन करने में मदद करेगा। तो इसलिए पहली जो खुसूसियत है वेक्टर की, प्लाज्मिड की, तो ये है कि ये इसके अंदर मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होती हैं। दूसरा जो खुसूसियत है उसकी तरफ जाते हैं। दूसरा खुसूसियत ये है कि इसके अंदर एक खास साइट होता है, रीजन होता है, और उस रीजन से ये क्या करता है, रिप्लिकेशन शुरू करता है, जिसको हम ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन कहते हैं। ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। अब ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन का क्या मतलब होता है, यानी वो रीजन जहां से इसका रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है, यानी इसकी कॉपी बननी शुरू होती है। अब बाकी जो ऑर्गेनिज्म है या बाकी जो डीएनए हैं उनके अंदर रिप्लिकेशन साइट्स कई होती हैं, और यहाँ यानी बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ पे रिप्लिकेशन साइट्स एक होगा, यानी ये ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन है, या कई होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, लेकिन उसको हम जो है आसानी के साथ जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। तो दूसरी जो खुसूसियत है ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन इसका होता है जहां से हमें पता चलता है कि यहां से रिप्लिकेशन शुरू होगी, यहां से रिप्लिकेशन जो है वो आगे जाएगी। तीसरी जो खुसूसियत है, सपोज यहाँ पे हमें ये जो ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन मालूम है और यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो एक है, तो यहाँ पे हमने जो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है लगाया है वो 50 न्यूक्लियोटाइड है उसके बाद लगाया है, तो हमें मालूम होगा कि 50 न्यूक्लियोटाइड के बाद हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो शुरू होगा। इसी तरीके से यहाँ भी हमें मालूम होगा। अब अगर हमें ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन मालूम नहीं होगा तो हमें ये जो सीक्वेंस है इसमें फिर जानने में दिक्कत होगी, मुश्किल होगी। तो इसलिए ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन जो है ये भी एक प्लाज्मिड की पॉजिटिव पॉइंट है, प्लस पॉइंट है। यहाँ पे तीसरा जो पॉइंट है वेक्टर का वो है मार्कर्स या इंडिकेटर्स। अब मार्कर्स या इंडिकेटर्स जो हैं ये क्या है, ये वो खास जीन होते हैं जिसकी वजह से हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं बाकी प्लाज्मिड से। अब यहाँ पे इसके अंदर एक जीन है जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है। अब ये एंटीबायोटिक रेजिस्टिव जो जीन है ये खास किस्म के एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस शो करेगा, और हम कहते हैं कि ये जो जीन है जो इस प्लाज्मिड के अंदर है ये एक एंटीबायोटिक है जिसको हम एम्पिसिलिन कहते हैं, एम्पिसिलिन। अब एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक के खिलाफ ये जो जीन है ये रेजिस्टेंस शो करता है, यानी उसके खिलाफ जो है रेजिस्टेंस शो करने की एबिलिटी इस जीन के अंदर मौजूद है, और इस जीन को जो है हम इंडिकेशन के तौर पर यानी एक मार्कर के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये 3 खुसूसियात हैं जो कि प्लाज्मिड के अंदर होते हैं। अब हर एक के अंदर ये जो सेलेक्टिव मार्कर होगा एक जैसा नहीं होता, मुख्तलिफ जीन
मुख्तलिफ प्लाज्मिड जो है उनके अंदर मुख्तलिफ होता है, लेकिन यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के तौर पर इस प्लाज्मिड के अंदर ले लिया एम्फिसिलिन, जो कि एक एंटीबायोटिक रेजिस्टिव जीन है। और आगे हम इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे कि इसकी क्या खुसूसियत है। तो आगे जब हम मीडियम के अंदर इसको डालेंगे तो वहां पे इसकी खुसूसियत का हमें पता चल जाएगा। तो ये दूसरा जो स्टेप था, यानी जो बी नंबर पर हमारी रिक्वायरमेंट थी वो प्लाज्मिड वाली। अब तीसरी जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो है एंजाइम। अब एंजाइम्स जो है हमें दो किस्म के एंजाइम्स चाहिए होंगी। एक को हम कहते हैं लाइगेजेस वो एंजाइम्स होंगी जो कि हमें जोड़ने में, जो कट हम लगाएंगे उसके बाद उस कट को हम जोड़ेंगे, आपस में न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जोड़ेंगे, तो उसके लिए हमें एंजाइम चाहिए होंगी, उसको हम कहते हैं लाइगेजेस। इसके अलावा हमें एक और किस्म की एंजाइम जरूरत होती है जिसको हम एंडोन्यूक्लियेसेस कहते हैं। एंडोन्यूक्लियेसेस, और ये एंडोन्यूक्लियेसेस एंजाइम जो है ये हम हासिल करते हैं बैक्टीरिया, हजारों किस्म के मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया है और उनके अंदर मुख्तलिफ किस्म के एंडोन्यूक्लियेसेस एंजाइम जो है वो मौजूद होते हैं। अब ब्रॉडली एंडोन्यूक्लियेसेस को हम जो है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एक को हम कहते हैं स्टिकी एंड न्यूक्लियेसेस और दूसरे को हम कहते हैं ब्लंट एंड न्यूक्लियेसेस। अब ब्लंट एंड और स्टिकी एंड, ब्लंट एंड हमारे पास वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है या वो एंडोन्यूक्लियेसेस हैं जो कि हमें स्टिकी एंड देते हैं। अब स्टिकी एंड का क्या मतलब है? ये दो जो स्ट्रैंड है डीएनए के, सपोज मैं ड्रा कर रहा हूं, अब इनको मैं इस तरह बिल्कुल दरमियान से दो इक्वली, यहां से जिस तरह मैंने इधर सीधा काटा इधर से भी सीधा काटा, दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं उसको सीधा काटूं तो इसको मैं कहता हूं ब्लंट एंड, यानी यहां पे हैंगिंग कोई भी पार्ट नहीं है। दूसरे अल्फाज में दूसरा जो हमारे पास है स्टिकी एंड। अब स्टिकी एंड का मतलब क्या है कि यही जो चेन है इसको मैं दूसरे तरीके से भी काट सकता हूं, और वो तरीका क्या है कि यहां से इसके अंदर काट लगाऊं और इसके अंदर इस तरह काट लगाऊं। जब इस तरह काट लगाऊंगा तो यहां पे मेरे पास जो है ये स्ट्रैंड इस तरह बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हैंगिंग पार्ट्स हमें नजर आ रहे हैं। हैंगिंग क्या है कि ये जो पार्ट है ये भी यहाँ पे हैंगिंग है, यानी इनको दोनों को अगर मैं सेपरेट कर दूं तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा और ये दूसरा जो है ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो है ये स्टिकी है, यानी आपस में इन दोनों का जो जब जोड़ बनेगा तो आसानी के साथ ये जोड़ लेंगे और ये आसानी के साथ जोड़ नहीं लेंगे। जो आसानी के साथ जोड़ नहीं लेते उसको हम कहते हैं ब्लंट एंडेड, और जो आसानी के साथ जोड़ ले लेते हैं उनको हम कहते हैं स्टिकी एंड। अब स्टिकी एंड जो है वो हमारे पास दो किस्म के हो सकते हैं। वो कौन से दो किस्म के हो सकते हैं? वो एक तो या हमारे पास होंगे 3 प्राइम हैंगिंग, यानी 3 प्राइम हैंगिंग, या होंगे 5 प्राइम हैंगिंग। अब 3 प्राइम हैंगिंग कैसे हो सकते हैं? यहाँ पे ये मैंने एक स्ट्रैंड बनाया है डीएनए का, जो डबल स्ट्रैंड बनाया है। अब यहाँ पे अगर आप देखें ये 5 प्राइम ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम ये 3 प्राइम। अब यहाँ से जो है एक एंजाइम आता है एंडोन्यूक्लियेसेस, और वो यहाँ से कट लगाता है और उसका जो कट पैटर्न है वो इस तरह का है, यानी यहाँ से वो कट लगाता है, इस तरह का कट लगाता है इस साइड से। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे दो जो स्ट्रैंड काटे हैं वो जो हैंगिंग साइड बना है वो 3 प्राइम पे बना है। यहाँ पे अगर आप देखिए ये 5 प्राइम है इस स्ट्रैंड का और ये 3। यहाँ पे जो हैंगिंग है लटका हुआ है जिसके साथ दूसरा नीचे वाला जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है वो नहीं है, वो ये वाला हैंगिंग स्टिकी एंड है। तो 3 प्राइम पे जो हैंगिंग स्ट्रैंड बना है तो इसलिए इस तरह के स्टिकी एंड को हम 3 हैंगिंग ओवरहैंग स्ट्रैंड कहते हैं। 3 ओवरहैंग, 3 प्राइम ओवरहैंग कट कहते हैं, स्टिकी एंड कहते हैं। इसी तरह का अगर आप देखिए तो ये भी 3 प्राइम ओवरहैंग स्ट्रैंड जो है वो बना है। दूसरे जो स्टिकी एंड बनते हैं वो 5 प्राइम ओवरहैंग बनते हैं। वो 5 प्राइम ओवरहैंग कैसे बनते हैं? यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ से जो है कट लगा है और इधर। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 5 प्राइम और 3 प्राइम,
3 प्राइम 5 प्राइम। अगर आप देखें तो ये 5 प्राइम वाला जो हैंगिंग लटका हुआ हिस्सा है वो 5 प्राइम वाला है, तो इसलिए इसको 5 प्राइम और हैंग कहते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो और हैंगिंग हिस्सा है वो 3 प्राइम का है, तो इसलिए इसको हम 3 और हैंग कहते हैं। तो स्टिकी एंड्स जो हैं वो आगे हमारे पास दो किस्म के हो सकते हैं, 3 प्राइम और हैंग और 5 प्राइम और हैंग। आगे जो ब्लंट एंड है वो सिंपली हमारे पास ये जो स्ट्रैंड है इससे यहाँ पे सीधा इन दोनों के दरमियान पे कट लगा है, तो दोनों साइडों पे ब्लंट एंड बने हैं, कोई स्टिक एंड नहीं है, कोई हैंगिंग साइड नहीं है। तो इन तीनों तरीकों से जो रेस्ट्रिक्शन या एंडोन्यूक्लियस है वो कट लगाते हैं, या तो ब्लंट एंड बनाएंगे या स्टिकी एंड बनाएंगे। तो ये हमारा तीसरा जो स्टेप है वो कंप्लीट हो जाता है। आ जाता है एक्सप्रेशन सिस्टम। अब एक्सप्रेशन सिस्टम है क्या? एक्सप्रेशन सिस्टम हमारे पास वो सेल है, वो ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो जाहिर हो जाता है, वो अपने आप को शो कर देता है। मिसाल के तौर पर ये एक बैक्टीरिया है और जीन ऑफ इंटरेस्ट हम इसमें डाल देते हैं, यानी वेक्टर के जरिए से हम इस तक जो है जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है पहुंचा देते हैं। यहाँ पे ये बैक्टीरिया जो है उस जीन की एक्टिविटी को यानी उसकी प्रोटीन को हमें एक्सप्रेस करके जाहिर करके दे देती है, या इसके अलावा कोई भी जीन जो है वो जीन ऑफ इंटरेस्ट हम किसी भी एम्ब्रियो के अंदर डाल देते हैं और वो एम्ब्रियो जो है वह उसको एक्सप्रेस कर देती है, तो इसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन सिस्टम। ये कोई भी सेल हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है और कोई भी पार्ट हो सकता है जो कि हमें एक्सप्रेस करता है किसी भी जीन ऑफ इंटरेस्ट को, तो इसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन सिस्टम। ये चार जो थी हमारी रिक्वायरमेंट थी। अब जाते हैं मैकेनिज्म की तरफ। तो मैकेनिज्म में अब हमें कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी हमने रिक्वायरमेंट में सारी चीजें एक्सप्लेनेशन के साथ जो है वो पढ़ ली हैं। अब मैकेनिज्म में सबसे पहले हम दो चीजें लेंगे। एक तरफ हम एक सेल ले लेंगे जो कि ह्यूमन बीइंग का है, दूसरी तरफ जो है वो हम सेल ले लेंगे एक बैक्टीरिया का है। यहाँ पे बैक्टीरिया सेल के अंदर ये हमारे पास सर्कुलर डीएनए है जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। और यहाँ पे हमारे पास ये जीनोम है, इस जीनोम के अंदर ह्यूमन बीइंग का जीनोम है। और इस क्रोमोसोम्स के अंदर हम कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे ये जो जीन है, ये जीन हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो कि किस चीज के लिए है, जो कि इंसुलिन जो हार्मोन है उसके लिए है। अब हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने मालूम कर दिया कि कौन से क्रोमोसोम्स के ऊपर है और कहाँ पे है उस क्रोमोसोम्स के अंदर, उसकी लोकस हमने यही मालूम कर दी कि ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब उन तीन तरीकों में से कोई भी तरीका इस्तेमाल करके जो ऑलरेडी हमने पढ़े हैं, तो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट हम यहाँ से सेपरेट कर सकते हैं। सपोज करते हैं यहाँ पे हम एंडोन्यूक्लियस के जरिए से, एंडोन्यूक्लियस में हमारे पास सपोज कर दे कई हैं, लेकिन हम यहाँ पे ले लेते हैं सी को। ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, ये सपोजिशन हम करते हैं। सी हमारा जो है यहाँ पे कट लगाता है और यहाँ पे कट लगाता है और स्टिकी एंड जो है हमारे लिए बना देता है। तो यहाँ पे हमारे लिए जो हमने यहाँ से कट लगाई तो हमारे लिए ये जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है ये बन गया। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है इसके ये स्टिकी एंड जो है ये हमारे लिए बन गए। और ये किसने काट दिया? ये जो हमारे पास सी एंडोन्यूक्लियस था उसने हमारे लिए ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट इसको सेपरेट कर दिया। अब दूसरी साइड से हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है जीन जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, प्लाज्मिड है, उसको सेपरेट कर देंगे। ये हमने ले लिया। अब इस के अंदर हमारे पास ये ओरिजिन है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास जो है मल्टीपल क्लोनिंग साइट है। अब इस मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स के अंदर यहाँ पे ये जो साइट है, इधर से जो एंड बनते हैं वो सी एंजाइम यहाँ पे कट लगा सकता है। यहाँ पे दूसरा साइड है, यहाँ पे तीसरा साइड है, यहाँ पे चौथा साइड है, यहाँ पे ए लगा सकता है, यहाँ पे बी लगा सकता है, यहाँ पे डी लगा सकता है। अब हम कौन सी साइड पे कट लगाएंगे? हम उसी साइड पे कट लगाएंगे कि जिस एंजाइम्स के साथ हमने ये काटा था। अब हमने ये सी के साथ काटा था, तो इसलिए यहाँ पे सी एंजाइम जो है इधर इस मल्टीपल साइट के ऊपर, इस क्लोनिंग साइट के ऊपर लगाएंगे, अप्लाई करेंगे और यहाँ से कट लगाएंगे। तो यहाँ पे जब हम कट लगाते हैं तो इसी तरह स्टिकी एंड जो है यहाँ पे भी बन जाएंगे। यानी यहाँ पे देखें इसकी स्टिकी एंड कैसे बन जाएंगे कि ये जो दो स्ट्रैंड हैं ये आपस में इस तरह जो है दो जो स्ट्रैंड हैं वो इस तरह मैं बना रहा हूं। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो है सी ने कट लगाई, सी ने जब कट लगाई तो स्टिकी एंड बनेंगे। स्टिकी एंड में ये वाला जो एंड है ये इस तरह यहाँ तक आ जाएगा और ये वाला जो एंड है ये यहाँ तक आ जाएगा। यानी ये जो
कट लगा है, ये इस तर्ज का लगा है, ठीक है। अब दो स्टिकी एंड्स हमारे पास यहाँ पे भी बने, जिस तरह ये बने थे, तो यहाँ पे भी इस तरह दो और यहाँ पे भी दो। अब हम जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हैं ये ओरिजिन है, और ओरिजिन के बाद हमें पता है कि यहाँ से एक है, और यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि यहाँ पे ये 100 के बाद जो है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हम यहाँ पे जो है शामिल कर देंगे। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट इधर हम कैसे लगाएंगे कि दोनों को एक मीडियम के अंदर डाल देंगे, मीडियम कोई भी हो सकता है, और एक मीडियम के अंदर जब हम डाल देंगे तो वहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट्री जो स्ट्रैंड है ये अपोजिटली स्ट्रैंड के साथ बाइंड हो जाएंगे, और यहाँ पे ये जो प्लाज्मिड है हमें इस तरह नज़र आना शुरू हो जाएगा। यानी इस तरह इसकी स्ट्रक्चर बना देते हैं कि हमें पता चल जाए। तो हमें अब हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इधर जो है इस तरह, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट हम रेड कलर का बना रहे हैं, तो ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इधर इस तर्ज का जो है वो यहाँ पे ओवरलैप हो जाएगा। ये जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये और ये इस तरह का हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है ये इस तरह ओवरलैप इसके अंदर जो है पेट हो जाएगा, और ये जो प्लाज्मिड हमें बन जाएगा ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होगा, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड कहलाएगा। रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड का मतलब कि इसके अंदर दोनों जीन डीएनए मौजूद है, बैक्टीरिया का भी है, प्लाज्मिड का भी है, और इसके साथ साथ जो ह्यूमन बीइंग के इंसुलिन जीन है वो भी इसके अंदर मौजूद है। अब ये रिकॉम्बिनेंट जो प्लाज्मिड बना है इसको हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। अब यहाँ पे लाइगेज जो एंजाइम हमने पढ़ा था वो लाइगेज एंजाइम यहाँ पे क्या कर देगा कि इसके अंदर फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो है वो बना देगा, और ये एक कंप्लीट प्लाज्मिड जो है हमें नजर आना शुरू हो जाएगा। अब इस प्लाज्मिड को हम क्या करते हैं, एक मीडियम के अंदर लेके जाते हैं। इस प्लाज्मिड के अंदर यहाँ पे हमें एक और खुसूसियत याद होनी चाहिए कि यहाँ पे मार्कर है, और वो मार्कर जो है वो एम्पिसिलिन जीन जो है वो यहाँ पे मौजूद है, एम्पिसिलिन जीन यहाँ पे मौजूद है, एम्पिसिलिन जीन जो है वो यहाँ पे मौजूद है, ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। अब क्या होगा कि जब इसको हम डालेंगे कहाँ पे, एक मीडियम के अंदर, और उस मीडियम के अंदर यानी यहाँ पे ये कल्चर है, इस कल्चर के अंदर हजारों करोड़ों बैक्टीरिया यहाँ पे जो है मौजूद है। अब हम इस प्लाज्मिड को इस कल्चर के अंदर डालेंगे और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स डाल देंगे जो कि इन बैक्टीरिया की परमेबिलिटी यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर परमेबिलिटी को ज्यादा कर दें। जब परमेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी तो ये प्लाज्मिड यहाँ पे किसी एक बैक्टीरिया के अंदर एंटर हो जाएगा। अब यहाँ पे सारे बैक्टीरिया के अंदर तो ये एंटर नहीं हो सकता, एक बैक्टीरिया के अंदर ये एंटर हो गया, ये एक बैक्टीरिया था इसके अंदर ये प्लाज्मिड एंटर हो गया, बाकी बैक्टीरिया जो है वो फ्री है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो रिप्रोडक्शन हो रही है, बैक्टीरिया लगातार डिवाइड हो रही हैं, बाकी बैक्टीरिया भी हो रही हैं और वो बैक्टीरिया भी हो रही है जिसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, बाकी जो बैक्टीरिया है उसके खिलाफ यहाँ पे एम्पिसिलिन जीन जो है हमें पता है कि वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, तो एम्पिसिलिन हम जो है यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा कि बाकी जितनी भी बैक्टीरिया है उनके अंदर तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन नहीं है और सिर्फ उन बैक्टीरिया के अंदर है जिसके अंदर हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला था। पहले एक बैक्टीरिया था लेकिन उसने अपने आप को डिवाइड कर दिया है, अब उनसे हजारों बैक्टीरिया जो है वो बन चुकी हैं और सबके अंदर जो है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। और बाकी जो बैक्टीरिया है जिनके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो खुद ब खुद इस एम्पिसिलिन जीन से जो है यहाँ पे मर जाएंगे। जब यहाँ पे मर जाएंगे तो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारे बैक्टीरिया जितने भी बैक्टीरिया है या जो भी ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर है, तो वो सिर्फ खालिस प्योर फॉर्म में रह जाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे ये जीन जो है ये एक्सप्रेस होना शुरू हो जाएगा और हमारे लिए जो इंसुलिन प्रॉपर्टी है, प्रोटीन है, वो मिलना शुरू हो जाएगा। इम्पोर्टेंस में अगर हम देखें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल है। अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पे एक इम्पोर्टेंस हमने डिस्कस कर लिया, वो इम्पोर्टेंस ये था कि एक तो ये हमें मुख्तलिफ किस्म के मेडिसिन्स या न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे इसने हार्मोन्स जो है वो हमें मुहैया कर दी,
तो एक इसके ज़रिए से हम मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स जो हैं, जो कि हम मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं या दूसरी मेडिसिन जो हैं हम हासिल कर सकते हैं इसके ज़रिए से। दूसरा जो इसका इम्पॉर्टेंस है वो ये है कि इसके ज़रिए से हम GMOs जो हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो हैं वो हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? जिस तरह हमने यहाँ पे जीन इंसर्ट कर दिया और आगे हमने इस मॉडिफाइड जीन के जो हैं बहुत सारे कापियाँ जो हैं वो हासिल कर दी और उसके साथ साथ इसकी जो करेक्टर है यानी प्रोटीन जो है वो हासिल कर दिया। इसी तरीके से किसी भी जायगोट के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिज्म के एम्ब्रियो के अंदर हम अपनी इंटरेस्टेड जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको जो है वहाँ पे इंसर्ट करें, तो वहाँ पे भी हम उसके अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं और उस ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो हजारों किस्म के प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे हैं जिनके अंदर जेनेटिकली मॉडिफिकेशन हुई हैं और जेनेटिक इंजीनियरिंग की जरिए से हुई है। तीसरा जो इम्पोर्टेंस है यहाँ पे कि इसके जरिए से हम बगैर PCR के एक जो जीन है उसकी कई कॉपीज जो है वो बना सकते हैं, फोटोकॉपी ऑफ जीन। दूसरा ये है कि हम कई कॉपियां जो है वो बना सकते हैं। और चौथा जो इम्पोर्टेंस है कि यहाँ पे सिंगल सेल प्रोटीन जो कि आजकल के दौर में बहुत ज्यादा जो है वो इस्तेमाल होती है गजा के तौर पर, हम हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा 5वें नंबर पर जो अहम इम्पोर्टेंस है, इसके जरिए से हम कैंसर की ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस, बहुत सारे ऐसे सेल जिनके अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म की जेनेटिकल मॉडिफिकेशन हुई होती हैं और उसकी वजह से उनके अंदर बीमारियां पैदा हुई होती हैं, तो उनका इलाज जो है और उनकी डायग्नोसिस जो है हम कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक।